प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, आपको बिहार डीएलएड की परीक्षा में सामाजिक अध्ययन से सबसे अधिक सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ख़ुद से भी आप जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपके कितने सवाल खुद से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड या तुवालू। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हवाई द्वीप को ही सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा, सैंडविच द्वीप का क्या नाम है? तो हवाई द्वीप नाम है। बिल्कुल याद करते चलिएगा, दूसरी बार आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? देखिए, निर्यातक क्या होता है? जब हम लोग अपने देश से सामानों को जब दूसरे देश में भेजते हैं तो इसे निर्यात कहा जाता है। तो भारत निर्यात क्या करता है सबसे अधिक? क्या वो ग्रेनाइट करता है या कपड़ा या खिलौना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारत कपड़ों का निर्यातक है। किसका निर्यातक है? कपड़ों का निर्यातक है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विविधताओं का मतलब क्या होता है कि जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, समुदाय, जाति, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हम उस तरह के महाद्वीप को क्या बोलेंगे? तो विविधताओं का महाद्वीप बोलेंगे। ऐसा महाद्वीप कौन है? तो अपना ही महाद्वीप एशिया, यानी कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और यह विविधताओं का महाद्वीप भी है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सवाल आपको इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है? तो देखिए, मैराथन जो दौड़ है यह एक लंबी दूरी होती है। इसका आधिकारिक दूरी क्या माना जाता है? तो 20 मील है या 26 मील और 385 गज, 23 मील 123 गज या 29 मील 199 गज। तो देखिए, आप लोग याद कर लीजिए कि इसकी दूरी कितनी होती है? तो 26 मील और 385 गज होती है। बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिए कि 26 मील और 385 गज। ठीक है, ध्यान रख लेंगे 26 मील। देखिए, ये 5 और 3 को जोड़ करके कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 3 है, बीच में 8 है और ये 5 है, तो ये 3 और 5 को जोड़ करके क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतना आपको गज याद रखना है। ठीक है, 26 मील 385 गज याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए, वैसे तो कुल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से वह महाद्वीप जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती है वो है अफ्रीका। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा तो है, लेकिन इसमें से ये सभी रेखाएं नहीं गुजरती है, बल्कि अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे नंबर पे आता है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों को आपको नाम भी पता होना चाहिए। क्या है? तो राजस्थान है, उसके बाद आपका गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है, मिजोरम आ जाता है और त्रिपुरा आ जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है भारत में। कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसी महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट, यानी महेंद्रगिरी जो है ये
सबसे ऊंची चोटी है तो ये किस पर्वत श्रृंखला की है? पश्चिमी घाट की, हिमालय पर्वत श्रृंखला, या सतपुरा पर्वत श्रृंखला, या पूर्वी घाट? तो देखिए महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत है इसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री नाम है। यह पर्वत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बोले तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पूछ ले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में तो आपको ध्यान रखना है 8,849 मीटर है कुल इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, और यह दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर में, देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। जी हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? तो जब हमारे संविधान को लागू किया गया था, यानी बिल्कुल यहाँ पे 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब संविधान को लागू किया गया था तभी इसकी स्थापना की गई थी, यानी बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान का रक्षक माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को ही, इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान को लागू करने के दिन से ही कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब सही मिलान कीजिए। तो बोला है उगते सूरज की भूमि। तो देखिए उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जापान को कहा जाता है। किसे? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। देखिए यहाँ पे आगे है, यहाँ आपका नॉर्वे है, ठीक है, तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। वहीं अगला जो है हमारा सी नंबर में है हजार झीलों की भूमि। तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, यानी सी का मिलान हो जाएगा 2 से। अगर इस तरह से हम लोग मिलान करें तो ए का मिलान हो जाएगा 3 से, ठीक है, जापान से हो जाएगा। वहीं बी जो है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, तो वो हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे है 4 नंबर में, तो बी का मिलान हो जाएगा 4 से। सी का देखेंगे तो हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, यानी बिल्कुल इसका मिलान हो जाएगा सी ऑप्शन से। और वहीं जो डी नंबर है उसमें क्या है कि वज्र की भूमि, वज्र का मतलब होता है लाइटनिंग, बिजली का जो चमकना होता है उसे वज्र कहा जाता है। और इसकी भूमि किसे कहा जाता है? तो इसकी भूमि कहा जाता है भूटान को। किसको? भूटान को कहा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें ऑप्शन में ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का देखते हैं आगे, तो देखिए डी का 5 है। इस तरह से अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको ये वाला डी ऑप्शन में यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, 2 होगा और 5 होगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। और मध्यरात्रि की भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और वहीं जो वज्र की भूमि है वो भूटान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? विधानमंडल जैसे, या राज्यों का संघ जैसे, या महासंघ जैसे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संविधान का जो आर्टिकल 1 है, यानी अनुच्छेद 1 है, इसमें ही जिक्र किया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल यहाँ पे जो भारत का संविधान है वो राज्यों को एक संघ के प्रकार में देखता है, संघ के रूप में देखता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक भी करते चलिएगा और वीडियोस को शेयर भी करते चलिए, ठीक है। चलिए अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर में, देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम है यह सबको पता है कि 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में से अधिनियमित किया गया था। लेकिन अगर बात करें कि किस
वर्ष यानी कि इसका पूरा डेट अगर आपको पूछ लेगा तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 15 जून 2005 है। वहीं अगर सी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो 19 मार्च 2005 है। तो देखिए ऑप्शन में 2005 तो 2 बार आया है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। डेट तो 15 जून आपको याद रखना है। कब? 15 जून 2005 को याद रखना है। इसी दिन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 11वां सवाल। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या लोकसभा का कनिष्ठ सदस्य होता है। तो देखिए आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो लोकसभा की जो चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद इसमें जब सभी लोकसभा सदस्यों को संसद में बुलाया जाता है तो इन सभी का क्या होता है, वहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वहीं जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यानी जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, लोकसभा के जो वरीय सदस्य होते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर अस्थायी रूप से बना दिया जाता है। लेकिन बाद में अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाता है और चुनाव के बाद जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं उसे लोकसभा का स्पीकर कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब निर्वाचन से पहले यानी लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो स्पीकर चुना जाता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, M.N. रॉय, K.M. मुंशी। तो देखिए यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान की जब बात आती है तो लोग हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि विचार यानी संविधान का जो सलाहकार है, जो विचार दिया है, वो किन्होंने दिया था? तो M.N. रॉय ने दिया था। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर संविधान के लेखक यानी संविधान के निर्माता के बारे में पूछा जाए तो आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को टिक करना है। लेकिन अगर संविधान का विचार के बारे में पूछ लिया जाए तो M.N. रॉय को टिक करना है। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल में है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? देखिए मूल कर्तव्य क्या होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं इसे ही मूल कर्तव्य कहा जाता है। भारत संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और यह मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 का ए में है। किस में है? भाग 4 ए में है, 4 क में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 4 क में है। वहीं अगर बात कर लेते हैं भाग 1 में, तो भाग 1 में भारत के संघ यानी भारत राज्यों का संघ है। इस तरह से भारत के संघ क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में जिक्र किया गया है। वहीं भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। वहीं भाग 4 का जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? देखिए कौन सा भुगतान है जो संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? माल का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्तियां और भुगतान, या पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो देखिए चालू खाते के बारे में जिक्र किया गया है, तो चालू खाता इसमें बोला है नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। यानी पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, जब आपको पूंजी को स्टोर करके रखते हैं तो चालू खाते में नहीं रखा जाता है, बल्कि वो सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, बचत खाते में रखा जाता है। चालू खाते में रखा जाता है माल का निर्यात और आयात से संबंधित, सेवाओं का निर्यात और आयात से संबंधित, और आय का जो प्राप्ति होती है यह चालू खाते में रखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। 15वां सवाल बोला है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है? मांग जन्य मुद्रास्फीति या लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित या मंदी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो देखिए जब भी मांग के आधार पर
मुद्रा में वृद्धि होती है, यानी कीमतों में जब वृद्धि होती है तो इसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मांग के आधार पर होता है तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि सामानों की दामों में वृद्धि होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? अवगुण का मतलब इनका दोष क्या है, यानी इनकी क्या बुराइयां हैं स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार को सबसे पहले बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया है, स्थानीय स्वशासन को, ठीक है। और इसमें सरकार के क्या अवगुण हैं? तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। तो देखिए ये तो कोई अवगुण नहीं है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। तो देखिए कमी तो यह अवगुण नहीं है, ठीक है, पहला भी नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसमें सारी जो शक्तियां हैं वो स्थानीय सरकारों को प्राप्त नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, या स्थानीय न्यायालय को, या पंचायत का? तो देखिए किसी भी मामले को अगर स्थानांतरित करने का अगर किसी को अधिकार है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय का। किसका? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोपरि होता है। तो इसका जो है किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बोर ना होती है आप लोग आगे बढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18वां, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें जनता वोट देती है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। लेकिन अगर आपको राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी विधानसभा के राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देती है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, 228 या 229? तो देखिए संविधान का जो आर्टिकल 227 है, यानी अनुच्छेद 227 है, यह न्यायालयों को क्या देता है? तो शक्तियां प्रदान करता है। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय पर यह अधिकार कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 227 इसको अधिकार देता है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल में बोला है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, देखिए व्यापार में घाटा कब होता है? ऑप्शन अगर देखें तो वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होना। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग दूसरे देश में सामानों को भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है, लेकिन दूसरे देशों से जब मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है। तो बोला है वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, तो यहाँ पे घाटा होगा? नहीं, बिल्कुल घाटा नहीं, यहाँ पे तो मुनाफा हो जाएगा। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम है, निर्यात आयात से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर निर्यात कम होगा और आयात ज़्यादा होगा, यानी निर्यात अगर कम हो गया आयात से, तो इस स्थिति में व्यापार में घाटा हो जाता है। यानी बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेंगे। अगला है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो देखिए आधार दर एक बेसिक रेट है। क्या है? बेसिक रेट। इस रेट से कम पर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकती है। यह कौन डिसाइड करता है? तो बिल्कुल इसका डिसाइड जो करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है। ये सारे बैंकों का रूल रेगुलेशंस जारी करने का काम आरबीआई का है। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक जो है वो अपने न्यूनतम कितने दर को रख सकता है। ये आरबीआई का ही डिसीजन होता है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 22 नंबर सवाल है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान?
तो देखिए भारत में अगर किसानों को या कृषकों को जो बैंक ज़्यादा ऋण देने का कार्य करती है वो है वाणिज्यिक बैंक, यानी कॉमर्शियल जो बैंक है यह किसानों को ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, SP सेन वर्मा या सुकुमार सेन या राज मन्नर? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त बोला है, यानी चुनाव आयोग का जो प्रमुख व्यक्ति, जो प्रधान व्यक्ति होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो सबसे प्रथम यानी सबसे पहला जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो देखिए यानी जिस दर से यानी एक फिक्स दर कर लिया जाता है कि इस दर से कम पर किसी को भी ब्याज नहीं देना है, तो यह दर क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल आधार दर कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार दर कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल है कि भारत में नाबार्ड एक संस्था है जो क्या करती है? तो भूमि विकास बैंक, यानी कि जो किसान हो गया, मजदूर हो गया, इन्हें ऋण प्रदान करती है। तो बैंक जो है किसको पुनरावृत्ति प्रदान नहीं करती, ठीक है, किसको यह प्रदान नहीं करती है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को। तो देखिए इसे तो प्रदान करती है, यह सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे भी प्रदान करती है। निर्यात आयात बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, तो भूमि विकास बैंक को भी ये प्रदान करती है। लेकिन निर्यात आयात जो बैंक होते हैं इससे नाबार्ड का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता है, जब आयात घटता है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो देखिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब क्या करते हैं हम लोग, जब आयात निर्यात से अधिक होता है, यानी आयात अधिक कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे देशों से मंगा अधिक लेते हैं, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अपने देश से भेजते कम है, निर्यात कम करते हैं। तो इस स्थिति में संतुलन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है बिल्कुल जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तब ऐसा होता है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए कानून बनाने का जो अधिकार है ये बिल्कुल संसद के पास ही है और किसी के पास नहीं, बल्कि संसद के पास ही कानून बनाने का अधिकार है। और किसी भी कानून को बनने में 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि एक होता है कि बिल, कोई भी जब कानून बनता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जब विधेयक को सबसे पहले सदन में पेश किया जाता है, उस पर बहस चलती है, चर्चाएं होती है, फिर जाके इसे लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित किया जाता है, और लास्ट में जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है। तो ये बिल्कुल संसद के सदनों के माध्यम से ही किया जाता है, संसद के विभिन्न भागों के माध्यम से ही किया जाता है। तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास ही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कानून की रक्षा करने का काम करता है। अगला है 28 नंबर में कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों में के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय मामलों से संबंधित जितने भी बैठकें होती हैं, जितने भी सदन में पेश किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें वित्त मंत्री के द्वारा की जाती हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है? आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, या फिर आगे अगला ऑप्शन है जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो देखिए जो आपराधिक मामले होते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं देखते हैं, बल्कि जो निचले स्तर के न्यायालय होते हैं वहाँ पे आपराधिक मामलों को देखा जाता है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। दीवानी मामले, तो दीवानी मामले क्या होते हैं? जो छोटे मामले होते हैं तो वह पंचायत स्तर पर ही या जिला स्तर पर ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये दीवानी मामले भी इसमें शामिल नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार में आता है वो आता है संघ तथा राज्यों के बीच विवाद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी राज्यों के बीच में कोई जब विवाद आ जाता है तो इसको निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बीच में आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। देखिए अगला है 30वां सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल है,
ताजमहल का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार होता है जो कि मॉडल बनाने का काम करता है, यानी मॉडल देता है कि किस तरह से भवन को निर्माण करना है। इस तरह से इस व्यक्ति को वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, या दोस्त मोहम्मद, या बसावन। तो देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी जो है यह ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बनवाने का काम शाहजहां ने किया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने, लेकिन उनमें से वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगर वहीं आपको पूछ ले कि जो नए संसद भवन बनाए गए हैं, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है विमल पटेल है। कौन है? विमल पटेल जो है यह नए संसद भवन का वास्तुकार हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को खुद से हल कर पाए। चलिए, इस तरह के सीरीज़ के लिए आप जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।